इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल लीगलाइजेशन सर में। तो जैसे हम ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का लेक्चर देख रहे थे, तो आज के सेशन में हम बात करेंगे ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के लेक्चर में सेक्शन 22 से लेकर सेक्शन 25 तक के प्रोविजंस के बारे में। और इससे पहले के प्रोविजन हम कवर कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे सिर्फ सेक्शन 22 से लेकर 25 तक के प्रोविजंस के बारे में। तो सबसे पहले बात करें सेक्शन 22 की। तो सेक्शन 22 क्या बात करता है कि किसी वर्ग के ऐसे सदस्यों को अंतरण जो किसी विशिष्ट आय को प्राप्त करें। इसके कहने का मतलब क्या है कि यदि मान लीजिए कोई वर्ग है, अर्थात कोई ग्रुप है जहाँ पे 10 से 15 लोग रहते हैं, वहाँ पर ऐसे संपत्ति अंतरण किया जा रहा है, तो वहाँ पर ऐसी कंडीशन रखी जा सकती है कि जो भी 18 वर्ष से ऊपर की आयु का होगा उसी को उस संपत्ति में हित ट्रांसफ़र किया जा सकेगा। ठीक है ना, वहाँ पर ऐसी कंडीशन रखी जा सकती है। तो यहाँ पर यही चीज़ बताया गया है कि किसी संपत्ति अंतरण से उस संपत्ति में कोई हित किसी वर्ग के केवल ऐसे सदस्यों के पक्ष में सृष्ट किया जा सकता है जो किसी विशिष्ट आय को प्राप्त करे या वह आय प्राप्त कर ली है। फॉर एग्जाम्पल, ए नाम का जो व्यक्ति है वो क्या कर रहा है, एक ग्रुप में जहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, यहाँ पर ये अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहा है। इस कंडीशन के साथ करता है कि इस ग्रुप में जो कोई भी 18 वर्ष से या फिर जो भी यह एज डिसाइड करना चाहिए, ठीक है, कि 21 वर्ष से 18 वर्ष से ऊपर का जो भी व्यक्ति होगा वही इस संपत्ति का उपभोग कर सकता है, और उससे कम आयु के व्यक्ति उसका उपभोग नहीं कर सकते, उनको ऐसे हित ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 22 में। बस यही बात की गई है यहाँ पे सेक्शन 22 में। उसके बाद बात करते हैं सेक्शन 23 की। यहाँ पे समाश्रित हित जो हमने पढ़ा था सेक्शन 21 में, उसी से रिलेटेड यहाँ पे कुछ प्रोविजंस बताए गए हैं कि अंतरण जो विनिर्दिष्ट अनिश्चित घटना के घटित होने पर समाश्रित हो। ठीक है, तो ऐसा अंतरण की बात कर रहा है जो किसी अनिश्चित घटना के घटित होने पर समाश्रित हो। ठीक है ना, उसका मतलब आश्रित हो वहाँ पर। तो जहाँ की संपत्ति अंतरण से उस संपत्ति में कोई हित किसी विनिर्दिष्ट व्यक्ति को, ठीक है, किसी विनिर्दिष्ट अनिश्चित घटना के घटित होने पर ही प्रोद्भूत होना है। अर्थात जो भी अनिश्चित घटना है यदि वह घटित हो जाता है तभी वह उसका हित उसमें ट्रांसफ़र किया जा सकता है, अदरवाइज वहाँ पर वो ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। तो ऐसे अंतरण की बात की जा रही है, और उस घटना के घटित होने के लिए कोई समय विनिर्दिष्ट नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे अनिश्चित घटना की तो बात की गई है, बट यहाँ पे ये नहीं बताया गया है कि वह घटना कब घटेगी तब ऐसा होगा। ठीक है ना, कोई समय यहाँ पे डिसाइड नहीं किया गया है। तब यहाँ पे क्या कंडीशन होगी कि ऐसा हित निष्फल हो जाएगा। ठीक है, एक तो अनिश्चित घटना है, और दूसरी बात कि वहाँ पे कोई समय निर्धारित नहीं है कि जो अनिश्चित घटना है वो कब घटेगी तब ऐसा हित ट्रांसफ़र होगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि ऐसा हित जो है, जो भी इंटरेस्ट में ट्रांसफ़र करना चाहता है वो क्या हो जाएगा, निष्फल हो जाएगा। और यदि ऐसी घटना मध्यवर्ती या पूर्ववर्ती हित के, ठीक है, जो पहले का हित था और जो बीच में जो अभी का हित है, वहाँ पर उसके अस्तित्वहीन, अर्थात उसका अस्तित्व समाप्त होने से पहले या फिर साथ ही यदि घटित नहीं होता है तब क्या हो जाएगा, जो भी ऐसा हित ट्रांसफ़र होने वाला है, ऐसा हित सृष्ट होने वाला है, वो क्या हो जाएगा, निष्फल हो जाएगा। तो वहाँ पर ऐसे हित का कोई मतलब नहीं रहेगा। ये बताता है आपका सेक्शन 23। उसके बाद बात करें सेक्शन 24 की। सेक्शन 24 क्या बात करता है, निश्चित व्यक्तियों में से ऐसे व्यक्तियों को अंतरण जो विनिर्दिष्ट कालावधि पर उत्तर। यहाँ पे क्या बात किया गया है कि जहाँ की संपत्ति अंतरण से उस संपत्ति में हित निश्चित व्यक्ति के में से ऐसे व्यक्तियों को प्रोद्भूत होना हो जो किसी कालावधि पर उत्तरजीवी रहें या किंतु निश्चित कालावधि विनिर्दिष्ट ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहा है किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर, ठीक है, और उसके बाद एक शर्त रख देता है कि जो भी उसके बाद उसका उत्तरजीवी होगा उसे वह संपत्ति ट्रांसफ़र हो जाएगी, वह उसमें उसका हित प्राप्त हो जाएगा। लेकिन इसमें यदि कोई ऐसी समय निर्धारित नहीं की गई है कि कौन से समय पर ऐसा ट्रांसफ़र करना होगा, ऐसा हित सृष्ट हो जाएगा,
ठीक है, ऐसी कालावधि कोई ऐसी पीरियड डिसाइड नहीं किया गया है, तो वहाँ पर वह हित उन व्यक्तियों में से ऐसे को जो मध्यवर्ती या पूर्ववर्ती हित के अस्तित्व का अंत होने के समय जीवित हों। ठीक है, यहाँ पर तो बता दिया गया कि जो उत्तरजीवी होंगे उसको मिल जाएगी, बट यहाँ पर यदि जो मध्यवर्ती या पूर्ववर्ती अर्थात जो भी इंटरेस्ट रहा होगा वहाँ पर जो भी हित सृष्ट करना रहा होगा उसके अस्तित्व के अंत होने के समय अर्थात उसके समाप्त होने से पहले, ठीक है ना, या फिर उसके समाप्त होने के समय पर यदि जो भी जीवित होगा उस टाइम पे जो भी उत्तरजीवी होगा उसको प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी, जब तक कि अंतरण के निबंधनों से कोई प्रतिकूल आशय प्रतीत ना हो। ठीक है ना, यदि मान लीजिए कोई ऐसा इंटेंशन शो किया गया हो उस डीड में, उस डॉक्यूमेंट में, तो वहाँ पर क्या किया जाएगा, कोई उस डॉक्यूमेंट के अनुसार किया जाएगा जो भी निबंधन होंगे। बट यहाँ पर यदि कोई ऐसे निबंधनों से कोई प्रतिकूल आशय प्रतीत नहीं हो रहा है, ठीक है ना, जो भी अपोजिट इंटेंशन कोई प्रतीत नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, उसको जो भी जीवित होगा उस टाइम पे तो वहाँ पर उसको प्रॉपर्टी चली जाएगी। अब यहाँ पे एग्जाम्पल बात करें तो एग्जाम्पल से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा ये सेक्शन। तो का संपत्ति को खा के जीवन पर्यंत के लिए खा और उसकी मृत्यु के पश्चात गा और घा को उसमें समविभाजित किए जाने के लिए उनमें से उत्तरजीवी को अंतरित करता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि जो ए नाम का व्यक्ति है वो बी नाम के व्यक्ति को एक प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करता है, ठीक है, उसके पूरे जीवन के लिए, और यह शर्त रखता है कि जब ये बी मर जाएगा, ठीक है, तो जो प्रॉपर्टी है किस में डिवाइड हो जाएगी, सी और डी में डिवाइड हो जाएगी। बट यहाँ पर खा के जीवन काल में गा की मृत्यु हो जाती है, अर्थात जो सी नाम का बंदा है ये क्या है, मर जाता है, और खा का उत्तरजीवी घा है। अब यहाँ पर तो खा की मृत्यु पर वह संपत्ति की घा को संक्रामित हो जाएगी। दैट मीन्स यदि मान लीजिए जो सी है, ए ने क्या बोला था कि बी को अभी पूरे जीवन काल के लिए मिल रही है, ठीक है, और बी के जीवन काल में जीवित रहते ही क्या हो गया, जो सी नाम का व्यक्ति था वो क्या हो गया, मर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। तो यहाँ पे जो भी बी का उत्तरजीवी कौन हो गया, अब डी नाम का व्यक्ति हो गया, तो जो भी प्रॉपर्टी होगी अब डी को ट्रांसफ़र हो जाएगी, क्योंकि सी जो है वो तो पहले ही मर चुका है, अब उसके बी के जीवन काल में ही मर गया था। ठीक है, तो आई होप आपको ये सेक्शन समझ में आया होगा। ठीक है, तो उसके बाद बात करें सेक्शन 25 की, जो सशर्त अंतरण की बात करता है। ठीक है ना, संपत्ति अंतरण को सृष्ट और किसी शर्त पर निर्भरित निष्फल हो जाता है यदि। अब यहाँ पे क्या है कि जो भी संपत्ति अंतरण से जो सृष्ट किया जा रहा है, जो यदि किसी शर्त पर कोई हित निर्भर करता है तो वह कब निष्फल हो जाएगा, इसके बारे में बात करता है सेक्शन 25। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि यदि उस शर्त की पूर्ति असंभव हो, अर्थात कंडीशन ऐसी रख दी गई हो अंतरण के समय पर कि जो भी शर्त है वो क्या है, असंभव हो, कभी पूरी नहीं की जा सकती हो, वहाँ पर जो भी हित है वो क्या हो जाएगा, अंतरण क्या है, निष्फल हो जाएगा। उसके बाद दूसरा आता है आपका कि विधि द्वारा निषिद्ध होना चाहिए, अर्थात यदि कोई ऐसा अंतरण है जो विधि द्वारा निरुद्ध किया गया है, अर्थात मना किया गया है कि ऐसे अंतरित नहीं किया जा सकता है। मान लीजिए दिवालिया व्यक्ति है जो, उसको यदि कानून ने मना किया है कि इस व्यक्ति को कोई भी संपत्ति ट्रांसफ़र नहीं की जाएगी, तो वहाँ पर यदि आप ऐसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो वहाँ पर क्या है कि ये निष्फल हो जाएगा, जो भी हित ट्रांसफ़र होने वाला है वो क्या हो जाएगा, सृष्ट होने वाला है वो निष्फल हो जाएगा, किसी काम का नहीं है वहाँ पर। ठीक है ना, अंतरण यहाँ पर शून्य हो जाएगा। ऐसी कार्य के लिए हो कि यदि वह अनुज्ञात किया जाए, ठीक है, तो वह किसी विधि के उपबंधों को विफल कर देगी। अब मान लीजिए जो अंतरण किया जा रहा है यदि उसके लिए अनुमति दे भी दी जाए तो वहाँ पर क्या है कि किसी एक्ट के, किसी कानून के जो भी प्रोविजंस है उसको क्या कर देगी, विफल कर देगी, उसका उल्लंघन करेगी। तो यहाँ पर भी ऐसा हित क्या हो जाएगा, निष्फल हो जाएगा। उसके बाद यदि कपटपूर्ण ऐसा किया गया है, शर्त रखी गई है, तो वहाँ पर भी ऐसा हित क्या हो जाएगा, निष्फल हो जाएगा। उसके बाद 5th पॉइंट आता है आपका कि ऐसी शर्त हो जिससे किसी दूसरे के शरीर या संपत्ति को क्षति अंतर्विलित हो। अब यहाँ पर जो कंडीशन रखी गई है ऐसी कंडीशन है जिससे दूसरे के जो शरीर है या फिर उसके संपत्ति को कोई क्षतिकारी करने का आशय हो वहाँ पर, ठीक है, उससे क्षति की जा सके दूसरे व्यक्ति को, इसलिए ऐसी शर्त रखी गई है, तो यहाँ पर भी यह निष्फल हो जाएगा। उसके बाद आता है आपका 6 पॉइंट, जिसे न्यायालय अनैतिक या लोकनीति के विरुद्ध समझता हो, अर्थात जो कोर्ट है हमारे भारत के वो क्या करते हैं, ऐसे शर्त को अनैतिक मानते हैं और लोकनीति के विरुद्ध मानते हैं, तो वहाँ पर भी ऐसा क्या हो जाएगा, निष्फल हो जाएगा इस शर्त। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं
ठीक है, इससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा ये सेक्शन। तो यहाँ पे बात किया गया है फर्स्ट कि खा को का कोई खेत पट्टे पर इस शर्त पर देता है, ठीक है ना। जो ए नाम का बंदा है वो क्या कर रहा है, बी को अपने जो प्रॉपर्टी है वो पट्टे पर दे रहा है, और किस शर्त पर दे रहा है कि यदि वह 1 घंटे में 100 मील पैदल चले तो वह पट्टे पर दे देगा। अब ये जो है, अब 100 मील तो चलेगा नहीं 1 घंटे में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि ये असंभव है, इसलिए यहाँ पे ये निष्फल कर देता है ये। उसके बाद दूसरा है आपका कि खा को का 500 रुपये इस शर्त पर देता है कि वह का की पुत्री गा से विवाह करे, ठीक है। तो जो खा है उसको 500 रुपये मिल रहे हैं किससे, का से, और इस शर्त के साथ देता है 500 रुपये कि यदि वह का की पुत्री से, अर्थात जो 500 रुपये दे रहा है उसकी पुत्री गा से विवाह करेगा तो वहाँ पे उसको 500 रुपये मिलेंगे। और अंतरण की तारीख पर गा की मृत्यु हो चुकी थी। जब ऐसा अंतरण किया जा रहा था तो उस टाइम पे क्या था, जो उसकी पुत्री थी वो गा वो मर चुकी थी, उसकी मृत्यु हो चुकी थी, तो ऐसा अंतरण शून्य माना जाएगा। उसके बाद थर्ड है आपका कि खा को का 500 रुपये इस शर्त पर अंतरित करता है कि वह गा की हत्या करे, ठीक है। तो मान लीजिए जो ए नाम का बंदा है वो क्या कर रहा है, बी नाम के बंदे को 500 रुपये एज अ मनी दे रहा है कि वह जाके किसी व्यक्ति की हत्या करे, अर्थात जो सी नाम का व्यक्ति है उसकी क्या कर दे, हत्या कारित कर दे। तो यहाँ पर यदि मान लीजिए अनुमति दे भी दी जाए तो यहाँ पे क्या हो रहा है, किसी विधि का उल्लंघन हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐसा अंतर जो इसके बीच इन दोनों के बीच हुआ है वो क्या हो जाएगा, ऐसे अंतरण शून्य हो जाएंगे। तो ये है आपका सशर्त अंतरण सेक्शन 25। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो यदि आपको समझ में आया तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लीगलाइजेशन सर।